चलिए लोग, देखिए हम लोग अपना कम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर स्टार्ट किए थे उसमें कुछ टर्म हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसे हम लोग पढ़ाई किए थे, याद होगा आपको कि कम्प्लेक्स नंबर क्या है, उसका प्रॉपर्टीज पढ़े थे। कम्प्लेक्स नंबर आया कहाँ से, उसका एडिशन पढ़े, सब्ट्रैक्शन पढ़े, कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर पढ़ाई किए। अब हम लोग उसके बाद पिछले क्लास में ये भी डिस्कस किए कि कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट किस तरह से निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकाल कर आपको बताया गया था क्लास में। फिर आपको बताया गया कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कैसे निकालेंगे। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड कल हम लोग एक एग्जाम्पल देखे थे पिछले क्लास में। अब फिर उसमें एक दो एग्जाम्पल आपको समझा के तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिसमें हमको पढ़ना है आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर हम लोग देखेंगे उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, देखिए लोग, यहाँ हम लोग पढ़ाई किए थे। यहाँ अब हम लोग को एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखना है। इवेलुएट, हम लोगों को ये टर्म दिया गया है, इवेलुएट, वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, तो देखिए पहला टर्म लिखते हैं 2 + ओमेगा स्क्वायर इंटू 3 + 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू, यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग 4 + 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। अब कहा गया है कि आप इसका वैल्यू निकालिए। तो वैल्यू निकालने के लिए देखिए यहाँ हम लोग लिख दे रहे हैं कि आपको सबसे पहले ये तो पता है कि 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है 0। ये हम लोग पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में। तो यहाँ से बताइए कि 1 + ओमेगा का वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1, 1 + ओमेगा स्क्वायर है तो वैल्यू माइनस ओमेगा। तो सब का वैल्यू हम लोग पहले यहाँ पर लिख लिए हैं। अब क्या करना है कि यहाँ से उसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे देखिए 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पर -1, तो इसके बदले में लिख रहे हैं -1। फिर यहाँ पर हम लोग जो टर्म दे रहे हैं, इसके बाद दूसरा स्टेप हम लोग को दिया हुआ है 3 + 3 ओमेगा। तो हम लोग जानते हैं 1 + ओमेगा, 1 + ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई अगर किया हुआ है तो उसका डायरेक्ट कोई वैल्यू नहीं होता है। हम लोग पहले उस कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 3 में और इस 3 में 3 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बच रहा है। फिर यहाँ पर देखिए ये 4 + 3 कॉमन हो गया, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बच रहा है। अब सबका वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। तो 2 - 1 तो ये 1 हो गया, 3 इंटू 1 + ओमेगा का वैल्यू आप यहाँ देखिए कितना है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर और प्लस हो गया ओमेगा स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए 4 इंटू, यहाँ पर जो टर्म दिया हुआ है 4 प्लस है, 4 + 3 और इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना है, -1 है, तो यहाँ भी हम लोग रखेंगे -1। तो सब का वैल्यू आ रहा है -3 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया। यहाँ देखिए तो यहाँ पर आ रहा है 4 - 3, 4 - 3 1 हो गया। और यहाँ पर देखिए तो ये -2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 1, वैल्यू हमारा हो गया -2 ओमेगा स्क्वायर। यही इसका सॉल्यूशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ओमेगा जो हम लोग निकाले थे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रॉपर्टी था, जिसमें से जो पहला कम्प्लेक्स रूट था उसको ओमेगा माने थे, दूसरा कम्प्लेक्स रूट था उसको ओमेगा स्क्वायर माने थे। तो यहाँ उससे रिलेटेड हम लोग एक एग्जाम्पल देख लिए। अब क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं आर्गूमेंट और मॉडुलस की तरफ। ठीक है, चलिए देखिए इसको अब हम लोग इरेज कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये आर्गूमेंट क्या होता है ये हम लोगों को जानना है। आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको शॉर्ट में लिखते हैं ARG और Z। कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटेशन देते हैं कैपिटल Z या स्मॉल z भी दे सकते हैं।
अब यहाँ आर्गूमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर कहने का मीनिंग है, यहाँ पर क्या है कि एंगल को ही हम लोग यहाँ क्या बोल रहे हैं, कम्प्लेक्स नंबर में उसको आर्गूमेंट बोल रहे हैं, जो क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है कि किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा, किस में निगेटिव आएगा, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए आर्गूमेंट निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर करते हैं कि किसी प्लेन को 4 भाग में बांटते हैं। ये x हो गया है, ये y है, ये x डैश है और ये हमारा y डैश है। तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब देखिए कि इसमें आप जानते हैं कि x और y, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होता है, सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया है। अब आर्गूमेंट का जो वैल्यू होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू होता है थीटा। आर्गूमेंट का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 के बीच में क्या होता है, थीटा होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम लोग निकालेंगे आर्गूमेंट ऑफ जेड, तो ये टोटल एंगल यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है 180 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ तक जो एंगल बनेगा आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। पाई का मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो ये क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर रहेगा तो यहाँ हम लोग लिखेंगे आर्गूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू पाई प्लस थीटा। फिर यहाँ पर क्या करना है, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तो आर्गूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पर क्या है कि क्वाड्रेंट के आधार पर, क्योंकि वैल्यू डायरेक्ट अब सभी में थीटा थीटा तो बोल नहीं सकते हैं, अगर यहाँ 90 डिग्री आ रहा है तो 0 से यहाँ से आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस के बीच का जो एंगल बन रहा है उसको 90 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू 30 होगा, 45 होगा, 60 होगा, ये सब आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में बोलना हो तो क्या हम उसको 30 डिग्री बोल सकते हैं, 45 डिग्री बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, या तो 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो उसी को लेकर भर रहे हैं हम लोग। एक स्टैंडर्ड वैल्यू यूज कर ले रहे हैं, पाई प्लस थीटा माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, पाई के मल्टीपल में इसको लेकर चल रहे हैं। तो आर्गूमेंट क्या हो गया कि प्रत्येक क्वाड्रेंट में बदलेगा। तो पहले तो आर्गूमेंट का वैल्यू क्या होगा ये आपको पता चल गया। अब आर्गूमेंट निकलेगा कैसे ये हम लोग को पता करना है। आपको पता है कि अभी हमने बताया कि आर्गूमेंट क्या होता है कि कम्प्लेक्स नंबर में एंगल को ही आर्गूमेंट कहा जाता है। तो जो हम एंगल निकालना जानते हैं उसी के आधार पर आर्गूमेंट का वैल्यू मिलेगा। मतलब हम लोगों को क्या दिया हुआ रहेगा, जेड इक्वल टू, यहाँ पर देखिए हम लोग को दिया हुआ रहेगा जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ एक्स एक्सिस का डिस्टेंस, वाई एक्सिस का डिस्टेंस हमको दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या करना है, आर्गूमेंट निकालने के लिए आपको पता है कि परपेंडिकुलर और बेस पता है, तो कौन सा साइन यूज कर, कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो यूज करेंगे, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक, 6 रेशियो होता है, जिसमें से आप जानते हैं कि बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो या तो टैन में या कॉट में। तो टैन होता है क्या, प्राइमरी होता है, कॉट सेकेंडरी होता है। जैसे साइन कॉस टैन ये सब रेशियो प्राइमरी हो गया, और साइन कॉस टैन से बना आपका कॉसेक सेक और कॉट, तो ये सेकेंडरी रेशियो हो गया। तो जो प्राइमरी रेशियो है उसको लेकर चलना है। तो यहाँ से जब हम लोग को वैल्यू निकालना होगा थीटा का, तो बेस और परपेंडिकुलर पता है तो टेन थीटा यूज करेंगे, और टेन थीटा का जो वैल्यू आएगा उसके आधार पर हम लोग उसको थीटा डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको जरा नोट कर लीजिए, तब इसको इरेज करके हम आपको क्या करते हैं, एक वैल्यू आपको निकाल कर बताते हैं कि किस तरह से निकालना है। अब फिर देखिए यहाँ पर हम लोग ये रख रहे हैं, ये फिर से ये एक्स एक्सिस है, ये y हो गया, ये एक्स एक्सिस का एक्स डैश पॉइंट हो गया, और ये y डैश हो गया, ये ओरिजिन हो गया। आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव, मतलब z का जो वैल्यू होगा x प्लस आयोटा y होगा। तो यहाँ अब बताइए कि यहाँ से tan थीटा, ये x और y क्या है, ये देखिए यहाँ कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट हो गया xy, मतलब ये हमारा पोलर कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पर ये कार्टेशियन हम लोग का टर्म दिया हुआ है, और कार्टेशियन का यूज करके आपको पता है
कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, तो परपेंडिकुलर डालिएगा तो ये जो डिस्टेंस हो गया ये क्या कहलाएगा y, और यहाँ पर ये जो डिस्टेंस हो गया ये क्या कहलाएगा x। तो परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, और ये क्या होता है, यही हमारा यहाँ से यहाँ इसको जो मिला रहे हैं और एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है थीटा, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आर्गुमेंट ऑफ जेड बोलते हैं। तो अब बताइए कि ये थीटा निकालना है, हाइपोटेनस पता नहीं है, केवल परपेंडिकुलर और बेस पता है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो tan में हम लोग यूज करते हैं। यहाँ लिखेंगे कि सिंस tan थीटा इक्वल टू होता है y/x। ये मॉडुलस हम लोग इसलिए लेकर चलते हैं कि ये तो प्रत्येक क्वाड्रेंट में यूज करना है, तो यहाँ तो एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है, बट सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में एक तो निगेटिव रहेगा, कभी एक्स निगेटिव रहेगा, कभी वाई निगेटिव रहेगा, कभी दोनों निगेटिव रहेगा। इसलिए मॉडुलस साइन लेकर चलते हैं कि यहाँ वैल्यू जो निकालना है थीटा का हमेशा पॉजिटिव रखना है। तो पॉजिटिव कहाँ होगा, 0 से 90 के बीच में। तो यहाँ से देखिए ये मिल गया, यही हमारा हो गया थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y/x। इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए मिल गया है। इसी तरह से वैल्यू निकालेंगे tan थीटा, यही हम लोग हमेशा यूज करेंगे, इसी का यूज करके थीटा निकाल लेंगे। और तब यहाँ देखिए कि जेड का वैल्यू इसमें -x प्लस आयोटा y हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालना होगा तो पाई माइनस थीटा लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए कि इसमें जेड का वैल्यू -x माइनस आयोटा y होता है, तो इसमें अगर आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालना होगा तो पाई प्लस थीटा हम लोग लिखेंगे। अगर यहाँ आप देख रहे हैं कि जेड का वैल्यू x माइनस आयोटा y रियल और ये आपका इमेजिनरी पार्ट निगेटिव, तो यहाँ से अगर हमको कहा जाए कि आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू हो गया तो 2 पाई माइनस थीटा, यानी कि थीटा निकालने का प्रोसेस सभी के लिए सेम रहेगा, केवल यहाँ क्वाड्रेंट के आधार पर ये आर्गुमेंट बदलते चला जाएगा। तो आप देखिए यहाँ तक में तो कोई कन्फ्यूजन है नहीं, ये तो कंसेप्ट आप समझ लिए। अब हम क्या करते हैं कि प्रत्येक क्वाड्रेंट के लिए एक एक एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके बताते हैं। केवल साइन चेंज करना है, बाकी तो क्वाड्रेंट अपने चेंज होगा, जैसे ही साइन चेंज करेंगे तो क्वाड्रेंट चेंज कर जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको इरेज करते हैं, आगे हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि इफ़ जेड इक्वल टू लिखते हैं √3 प्लस आयोटा, और आपसे कहा गया है कि फाइंड आर्गुमेंट ऑफ जेड। आप यहाँ से आर्गुमेंट निकालिए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, √3 प्लस आयोटा। तो √3 प्लस आयोटा है, इसमें x का वैल्यू आप देख रहे हैं √3, y का वैल्यू, y का जो कोफिशिएंट है वो y का वैल्यू हो गया, x का वैल्यू √3, y का वैल्यू 1। अब यहाँ देखिए कि यहाँ आपको पता है कि tan थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं, मॉडुलस y/x, यहाँ पर 1/√3 ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब बताइए कि tan में किसका वैल्यू 1/√3 होता है, tan 30 डिग्री का। तो यहाँ आप लिखेंगे tan π/6, tan 30 डिग्री है तो π/6 हो गया, तो यहाँ पर लिख दीजिए tan π/6। अब यहाँ से बताइए कि थीटा को इक्वेट करेंगे तो ये हो गया हमारा π/6। अब यहाँ आपका टर्म आ रहा है थीटा इक्वल टू है π/6 आ गया है, थीटा इक्वल टू हो गया π/6। आप देखिए अब ध्यान देना है कि यहाँ पर जो टर्म देख रहे हैं कि x और y ये पॉजिटिव है या निगेटिव, x और y दोनों पॉजिटिव है, तो x y दोनों पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि यह आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होता है, थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा कि सिंस जेड लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, जेड लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आप बोल सकते हैं कि हेंस आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू हो गया थीटा, यानी कि π/6, यही हमारा वैल्यू हो गया, कोई दिक्कत नहीं।
तो आपको यहाँ क्वाड्रेंट देखना कब है, जब थीटा का वैल्यू मिल जाएगा उसके बाद क्वाड्रेंट देखना है। बाकी सभी के लिए फॉर्मूला यही यूज करना है, tan थीटा इक्वल टू वाई बटा एक्स। तो tan थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स का मॉडलेस है। मॉडलेस इसलिए लगाया गया कि वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेकर चलना है। पॉजिटिव जब आ जाएगा तो यहाँ से थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच में मिलेगा, और वही 0 से 90 के बीच का जो थीटा हम लोग को यहाँ पर आया है, तो यहाँ अब क्वाड्रेंट चेक करना है कि फर्स्ट में है या सेकंड में। तो अगर फर्स्ट में है तो दोनों पॉजिटिव आएगा, एक्स वाई पॉजिटिव है, उस केस में थीटा ए आर्गूमेंट ऑफ जेड थीटा के इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए। देखिए इसी में हम लोग चेंज कर लेते हैं। यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए हम लोग को क्या करना होता है, एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव। तो एक्स को हम लोग निगेटिव कर देते हैं और वाई को पॉजिटिव मान लिए। यहाँ पर भी क्या है, एक्स हमारा निगेटिव हो गया और वाई पॉजिटिव है। tan थीटा का वैल्यू यहाँ पर 1/-√3। तो यहाँ आप देखिए ये जो वैल्यू आ गया ये कितना हो गया, 1/√3। और tan में 1/√3 वैल्यू किसका होता है, tan π/6 का। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू π/6 हो गया। अब क्या देख रहे हैं कि थीटा हमारा किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो देखिए एक्स निगेटिव है और वाई पॉजिटिव। एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ आप लिखेंगे कि एक्स लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा का जो वैल्यू हम लोग लिखते हैं, आर्गूमेंट ऑफ वैल्यू जेड कितना लिखते हैं, ये π-थीटा। पाई का मीनिंग तो ये 180 आप जानते हैं। तो यहाँ पाई माइनस थीटा का वैल्यू आया है π/6, 6π - पाई हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये हो गया आपका 5π/6। 5π/6 मतलब कितना, π/6 30 हो गया। तो 5π/6 कितना हो जाएगा, 30 × 5 150। ऑलरेडी सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, 90 से 180 के बीच में सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ये वैल्यू हम लोगों का मिल गया, क्लियर है। तो आपने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तब भी tan थीटा का वैल्यू यहाँ तक हम लोग निकाले थे। उसके बाद यहाँ पर लिखे कि जेड लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, तब भी प्रोसेस वही है। थर्ड रहेगा तब भी प्रोसेस वही रहेगा, फोर्थ रहेगा तब भी प्रोसेस वही रहेगा। केवल यहाँ ये लास्ट में ये सेकेंड के जगह थर्ड हो जाएगा, थर्ड के जगह फोर्थ हो जाएगा, क्वाड्रेंट बढ़ते चला जाएगा। प्रोसेस में कोई अंतर नहीं आएगा। यहाँ तक जो वैल्यू निकालते हैं सबका सब सेम आएगा। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, तब फिर इसी में इरेज करके एक और एग्जांपल थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर अब कह दे रहे हैं कि ये जो टर्म हम लोग का है यहाँ लिख देते हैं -√3 और माइनस आयोटा। आप देखिए कि यहाँ रियल नंबर भी आपका क्या है, निगेटिव है, और इमेजिनरी नंबर भी निगेटिव है। लेकिन वैल्यू निकालने का प्रोसेस वही रहेगा, -1/-√3। तो ये मॉडलेस से बाहर होगा 1/√3 tan π/6, थीटा का वैल्यू π/6 ही आएगा। अब यहाँ पर क्या लिखना है कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट था। अब आप देखिए कि एक्स भी निगेटिव है और वाई भी निगेटिव। एक्स और वाई दोनों का दोनों निगेटिव कहाँ होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर लिख दीजिए ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो अब आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या होता है, पाई प्लस थीटा। यहाँ पर पाई प्लस π/6 लिखेंगे, यहाँ भी 6π + 6। तो आपका जो लास्ट वैल्यू आया वो कितना हो जाएगा, ये 6π + पाई तो 7π/6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि प्रोसेस सबका सेम है, केवल यहाँ जो साइन चेंज कर रहा है उसके आधार पर यहाँ क्वाड्रेंट बदलते हैं और वैल्यू हम लोग चेंज कर लेते हैं। बाकी इनिशियल प्रोसेस में कोई अंतर नहीं है। tan थीटा निकालने का फंक्शन सेम है, प्रोसेस सेम है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए एक लास्ट एग्जांपल हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट से भी रिलेटेड देख लेते हैं।
इफ जेड इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, आपसे कहा गया है कि फाइंड आर्गूमेंट ऑफ जेड। आपको आर्गूमेंट ऑफ जेड निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ x का वैल्यू पॉजिटिव है और y का वैल्यू निगेटिव है, तो x y दोनों पता है। फिर भी tan थीटा जो निकालना है, tan थीटा इक्वल टू लिखते हैं मॉडुलस y बटा x। तो यहाँ मॉडुलस में है -1/1, वैल्यू 1 आ गया। tan में किसका वैल्यू 1 होता है? 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री को हम लोग π/4 लिख सकते हैं। तो ये tan π/4 हो गया। अब देखिए कि यहाँ से ये tan थीटा था, तो थीटा और यहाँ पर π/4 है, थीटा को इक्वेट कर लेंगे तो आ गया यहाँ पर π/4। यहाँ तक का प्रोसेस तो सेम रहता है सब में। अब क्या करना है कि आपको देखना है कि x हमारा पॉजिटिव है और y निगेटिव। x पॉजिटिव और y निगेटिव कहाँ होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप यहाँ लिख देंगे कि सिंस z लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, z किस में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो हम लोग यहाँ बोलेंगे आर्गूमेंट ऑफ z इक्वल टू हो गया 2π माइनस थीटा। तो यहाँ पर हो गया ये 2π माइनस हो गया π/4, तो 8π माइनस π, ये 7π/4। यही इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये होता है, अब हम लोगों को देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गूमेंट। आर्गूमेंट का प्रॉपर्टीज देखना है। तो ये आर्गूमेंट का प्रॉपर्टी जो होता है एज लाइक लॉगरिथम होता है। जो प्रॉपर्टी लॉगरिथम का होता है सेम प्रॉपर्टी हम लोगों का क्या होता है? आर्गूमेंट में भी आता है। जैसे आपने पढ़ा होगा लॉग में कि log m इंटू एन, तो वहाँ पर लिखते थे log m प्लस log n, log m बाई n था तो log m माइनस log n। तो यही प्रोसेस यहाँ आर्गूमेंट में भी लिखेंगे, सबको अलग अलग करेंगे और उसके बाद सबका वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ देखिए पहला प्रॉपर्टी लिखते हैं कि आर्गूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 अगर देते हैं तो यहाँ पर क्या करना है? आपको लिखना है आर्गूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ z2। ये पहला प्रॉपर्टी। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर दो से ज़्यादा फंक्शन प्रोडक्ट में रहे, आर्गूमेंट ऑफ z1 z2 z3 डैश डैश अप टू हो गया zn, तब भी प्रोसेस में कोई अंतर नहीं आएगा। प्रोडक्ट है तो प्लस में लिखाएगा। वो 2 टर्म रहे तब, 5 टर्म रहे तब, 10 टर्म रहे तब, 50 टर्म रहे तब, सबके लिए आपको क्या करना है? प्रोडक्ट है तो प्लस में लिखा जाएगा। आप यहाँ लिख देंगे आर्गूमेंट ऑफ, यहाँ पर हम लोग को लिखना है आर्गूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ z2 प्लस आर्गूमेंट ऑफ z3 प्लस डैश डैश अप हो गया आर्गूमेंट ऑफ zn। तो इस तरह से सभी का आर्गूमेंट हम लोग को लिखते चलना है। अब देखिए कि यहाँ पर जो वैल्यू हम लोग को मिल गया है, तो प्रोडक्ट वाले को क्या करना है? प्लस में पैटर्न पता चल गया। अगर मान लीजिए कि प्रोडक्ट में के बदला डिवीजन में रहे कि यहाँ पर रहे आर्गूमेंट ऑफ z1 बाई z2, तो यहाँ लिखेंगे आर्गूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ z2। आर्गूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ z2। तो यहाँ डिवीजन में है तो ऐसा लिखेंगे। अब जरा देखिए कि ऐसा हो सकता है ये आर्गूमेंट ऑफ z1 z2 z3 डैश डैश अप टू zn। तो आपने देखा कि जैसे यहाँ प्रोडक्ट वाला था तो सबको प्लस में लिख दिए, तो यहाँ भी क्या है? ये डिवीजन में है तो क्या ऐसा लिख सकते हैं? आर्गूमेंट ऑफ z1, आर्गूमेंट ऑफ z2, आर्गूमेंट ऑफ z3 और डैश डैश अप टू हो गया यहाँ पर आर्गूमेंट ऑफ zn। क्या ऐसा होगा? डिनोमिनेटर में डिवाइड में तो ऐसा लिखा नहीं जाता है। तो जब ऐसा नहीं लिखा जाता है तो क्या ऐसा हम लोग लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। तो नहीं लिखेंगे तो इसको हम लोग क्या करते हैं? कैंसिल करते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता है।
प्रोडक्ट वाले को प्लस में लिखेंगे, डिवीजन वाला हमेशा पी बाई क्यू के फॉर्म में रहता है, उससे ज़्यादा फंक्शन दिया गया है तो फिर हम लोग चेंज करते हैं। जैसे ऐसा अगर रहता है ए बाई बी बाई सी बाई डी रहता है 4 टर्म, तो क्या करते हैं पहले हम लोग ए इंटू डी बाई बी इंटू सी कर लेते हैं, तो फिर से पी बाई क्यू के ही फॉर्म में रह जाता है। तो ऐसा अगर 3-4 टर्म रहेगा तो इस फॉर्म में बदल लेंगे और तब यही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर को प्लस में रखने हैं और डिनोमिनेटर वाले को माइनस में रखना है। ऐसा नहीं कि यहाँ चलिए ऐसा दिया गया है या कहीं से हम अपने से लिख देते हैं और सबका वैल्यू लिखते चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम लोग इसको इरेज कर दे रहे हैं। यही समझाने के लिए हम आपको लिखे थे कि आप लोग समझिए कि ऐसा नहीं होता है, नहीं तो नहीं जानेंगे तो देखेंगे कि यहाँ प्रोडक्ट में हुआ था तो डिवीजन में भी कर देते हैं। अब देखिए एक और प्रॉपर्टी P4 हो गया, यहाँ पर आर्गूमेंट ऑफ z टू द पावर n। अगर मान लीजिए कि आर्गूमेंट ऑफ z टू द पावर n है, n कहने का मतलब है कि यहाँ पर कोई नंबर दे दिया गया हो, वो नंबर निगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन इंटीजर कुछ भी हो सकता है। कहने का मीनिंग कि n का वैल्यू रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर में जितना भी नंबर आता है वो सबका सब रह सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो इसलिए रियल नंबर होगा, रेशनल इरेशनल सब चलेगा, केवल इमेजिनरी नहीं चलेगा। तो इमेजिनरी नहीं चलेगा तो हम लोग बोलेंगे रियल नंबर, है ना। देखिए तो यहाँ पर क्या होता है कि पावर से मल्टीप्लाई होता है और आर्गूमेंट ऑफ जेड n इंटू आर्गूमेंट ऑफ जेड। तो इसी से रिलेटेड हम लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन अब देखेंगे। जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट वाला रहेगा अलग अलग आर्गूमेंट निकाल के ऐड कर देंगे, डिवीजन वाला रहेगा अलग अलग आर्गूमेंट निकाल के माइनस कर देंगे, पावर वाला रहेगा तो आर्गूमेंट निकाल के उसमें जो पावर दिया गया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ तक में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं, तो इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर इरेज करके इसी पर लिखते हैं। इफ z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस रूट 3 आयोटा, आपसे कहा गया है कि फाइंड आर्गूमेंट ऑफ z। हो सकता है कि यहाँ पर हम लोग सेम नंबर भी दे सकते हैं ना, यहाँ पर 1 माइनस आयोटा भी दे सकते हैं। दो प्रोसेस है, अगर प्लस रूट 3 आयोटा भी कोई अलग नंबर रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। दो प्रोसेस है इसमें, या तो दोनों को अलग अलग आर्गूमेंट निकाल लीजिए और नहीं तो पहले रेशनलाइज करके क्या कीजिए ए प्लस आयोटा भी रियल प्लस इमेजनरी में बदल लीजिए और तब उसका आर्गूमेंट निकाल देंगे, तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। 2 स्टेप का आर्गूमेंट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि लेट z1 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा एंड z2 इक्वल टू हो गया 1 माइनस आयोटा। ऐसा करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो आप चाहे तो इसको रेशनलाइज कर दीजिए और डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है z इक्वल टू हो गया 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा बाई 1 प्लस आयोटा। रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, कंजुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ बताइए 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, प्लस हो गया 2 आयोटा बटा हो गया 1 माइनस आयोटा स्क्वायर है। तो यहाँ देखिए 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, ये दोनों कैंसिल होके 0, तो 0 प्लस 2 आयोटा बाई 2, यानी कि 0 बाई 2 प्लस 2 आयोटा बाई 2, तो ये वैल्यू आ गया 0 प्लस आयोटा। तो ये z हमारा आ गया। अब यहाँ से बताइए कि z का वैल्यू, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1। आप बताइए कि tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या करेंगे, मॉडुलस y बटा x। y का वैल्यू कितना है 1 और बटा में है 0, 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, अनडिफाइंड। तो tan में अनडिफाइंड किसका वैल्यू होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग tan π/2। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू आ गया, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया π/2।
अब पूछा जाए कि अब बताइए कि ये किस क्वाड्रेंट में है, तो 0 है, एक्स एक्सिस, एक्स 0 है तो वाई एक्सिस पर होगा, और y का वैल्यू +1 है, मतलब क्या हो गया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही रिलेट कर रहा है, तो यहाँ यही हमारा क्या हो जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ z हो जाएगा। तो यही आंसर हो गया। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ तक तो सब लोग का क्लियर है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो फिर बताइए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट कर लीजिए। और आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग दूसरे क्लास में मॉडल्स के बारे में डिफाइन करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। अभी फ़िलहाल आपको घर पे क्या करना है कि आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट कर लेना है, तब फिर हम लोग देखेंगे मॉडल्स और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पोलर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। मतलब अभी 4 पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, तो हम लोग का लगभग 2 क्लास चलेगा, आधे आधे घंटे का। इससे क्या होता है कि थ्योरेटिकल टर्म आपका क्लियर हो गया, 1-2 एग्जाम्पल बताते चले। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। जो डाउट होगा तो उसके लिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9386895264 इस पर क्वेश्चन भेजकर आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कंसेप्ट क्लियर नहीं, इसलिए क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं @VC Sir Maths, इस पर आप क्या करेंगे, इसको जब सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो सब नोटिफिकेशन जाते रहेगा, जो भी वीडियो अपलोड होगा आप उसको घर पे पढ़ सकते हैं रिवीजन के ख्याल से। तो रिवाइज जब कर लीजिएगा क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व होगा, क्योंकि इसमें विथ एग्जाम्पल आपको वीडियो दिया गया है। और अगर चाहे कि नहीं हमको कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, DPPS बनाना है, ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है कि प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है VC Sir मैथ्स, और यही आपको क्या करना है, इस पर बहुत सारा वीडियो भी है, बहुत सारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट से रिलेटेड थ्योरी नोट्स बना के डाला हुआ है, DPPS डाला हुआ है, आप अपना क्वेश्चन बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सब आप कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। गुड बाय।